आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल बात किए थे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में, मतलब इस अक्ष वाली रेखा पर किसी बिंदु पर अगर कोई रेखा पर कोई बिंदु P रहेगा तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमने ज्ञात किया था। अब हम देखने जा रहे हैं कि निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में, मतलब इसकी लंबवर्धक रेखा पर कोई बिंदु P है तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम ये मानते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों आवेशों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ये अगर 90 डिग्री है, ये L है, तो ये हो जाएगा √ में L² + R² पाइथागोरस के प्रमेय से, और ये वाला भी हो जाएगा √ में L² + R² पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए एक L है, इतना L होगा, इतना L होगा, ये R है, तो कर्ण का स्क्वायर = होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ में L² + R²। अब यहाँ पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे +q आवेश के कारण, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको अगर EB लिखते हैं तो EB बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपन ब्रैकेट में हो जाएगा √ में L² + R² का होल स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं EB = 1/4πε0 Q अपन L² + R²। ये √ इस वर्ग की वजह से हट जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, तो ये प्लस है तो धनावेश से दूर की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये हो गया EB की दिशा, ये हो गया EB, ठीक, EB की दिशा ये हो गया। अब यहाँ से लिखते हैं, अच्छा दिशा हो जाएगा B से P की ओर, दिशा B से P की ओर। इसी प्रकार -q आवेश के कारण, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, EA से अगर इसको डिनोट करते हैं तो EA बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपन √ में दूरी, इसमें भी L² + R² है, तो ये लिख सकते हैं √ में L² + R² का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर √ हटाएंगे तो लिखेंगे EA = 1/4πε0 Q अपन L² + R²। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, तो देखिए -q आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होती है, ये हो गया EA की दिशा। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिशा, ब्रैकेट में लिखेंगे दिशा P से A की ओर, P से A की ओर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे EB और EA का घटक निकालेंगे। इसको मानते हैं अगर थीटा है, तब इसको EA को 2 घटकों में वियोजित करने पर
अब ये थीटा मानते हैं तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है और ये जेड बना रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये कोण और ये कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। देखिए ये एक समांतर रेखा और ये एक समांतर रेखा, दोनों को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों ये हो गया थीटा। तो अगर EB को हम दो घटकों में वियोजित करेंगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा EB साइन थीटा, और जो थीटा से लगा होता है उसको लिखते हैं कॉस में, तो ये हो जाएगा EB कॉस थीटा। उसी तरीके से EA को दो घटकों में वियोजित करेंगे तो ये जो थीटा से लगा हुआ है वो हो जाएगा EA कॉस थीटा, और जो थीटा से नहीं लगा हुआ है वो हो जाएगा EA साइन थीटा। ये हमने लिख दिया। घटकों में वियोजित करने के बाद हम देखते हैं, देखिए EB का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और EA का मान भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो दोनों का आंकिक वैल्यू सेम होता है, और दोनों की देखिए यहाँ से दोनों की दिशाएं ये घटक करेंगे तो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो वे ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे EA साइन थीटा और EB साइन थीटा परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत है। ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः P पर परिणामी तीव्रता की अगर बात करें तो लिखेंगे E बराबर EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा। दोनों ही इसी दिशा में है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से वैल्यू लिखते हैं, तो मिटा दें और वैल्यू लिखेंगे अगर, तो EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों ही परिमाण में बराबर ही होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और cos थीटा प्लस EB cos थीटा की बात करें तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। जब दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ से E बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। अब जरा चित्र से ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए त्रिभुज PAO में cos थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस्ट और आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार हो जाएगा L और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह लिखेंगे L अपॉन अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसके बाद लिखेंगे E इज इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर 1/2। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेम है
तो यहाँ से देखिए ई बराबर लिखेंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 पावर है और प्लस यहाँ पे 1/2 है, इसको लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे ई इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन देखिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 2 इसके बाद लिखेंगे ये देखिए Q इंटू एल था, यहाँ पे एल छूट रहा था तो ये एल हो गया, ये एल हो गया, यहाँ पे एल हो गया। इसके बाद लिखेंगे चूंकि R इज ग्रेटर देन L, जो R की वैल्यू होती है वो L की तुलना में अधिक होती है, इसलिए R स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, तब लिखेंगे E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, एल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर को नगण्य में लिए हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर के पावर हो जाएगा 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा आपको E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल अपॉन आर क्यूब, अब हम जानते हैं चूंकि P इज इक्वल टू होता है 2QL, P इज इक्वल टू 2QL, तो 2QL हट जाएगा तो E बराबर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यूब। एक बार पुनः देख लीजिए, 2QL हट जाएगा, उसकी जगह P लिख देंगे तो E बराबर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, जहाँ P क्या है, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अब एक चीज यहाँ सदिश रूप में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे सदिश रूप में देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड की तरफ है, और आपको बताए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो ये हो जाता है P की दिशा, और इस साइड हो गया E की दिशा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वेक्टर P अपॉन आर क्यूब, ये हो गया इसका सदिश रूप। यहाँ माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसलिए वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वेक्टर P अपॉन आर क्यूब होता है, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम।